नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लेके क्लास 7th जियोग्राफी के एनसीईआरटी का चैप्टर 5। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है जल यानी कि पानी, जिसके बारे में आज हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो जैसे ही हम लोग पानी के बारे में सोचते हैं, जल के बारे में सोचते हैं, तो हमें जल के कई चित्र बन जाते हैं। मतलब हमने देख रखा है कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हमको अपना टैप नल याद आता है। नदियों में देखा है, नदी याद आती है। तालाबों में देखा है, तालाब याद आता है। बरसात में गिरते हुए देखा है तो बरसात याद आ जाती है। और बरसात में तो उसमें कागज की नाव बना के भी तैराते हैं। तालाब में जो पानी होता है, नहर में जो पानी होता है, उसमें भी बच्चे नहाते हैं, तैरते हैं। और हमने देखा होगा जो छोटे छोटे ताल तलैया हैं, उनका पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। छोटे गड्ढे में रखा पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो वो पानी जाता कहाँ है? वो पानी जो सूख जाता है तो वो सूर्य की जो ऊष्मा है, ताप है, उसके कारण उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वो वाष्पित हो जाता है। यानी कि बात करें अगर किसी जलाशय की, यानी कि पानी की, तो ये जल स्रोत, ये हमारा क्या होगा? जल। सूर्य की इसमें ऊष्मा बढ़ेगी तो क्या होगा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा ये क्या हो रहा है? जल वाष्प में बदल जा रहा है। और जब ये जल है जो वाष्प बन के आसमान में जा रहा है, तो वहाँ पे ठंडा हो रहा है। ठंडा होके संघनन हो रहा है, संघनन की क्रिया हो रही है, तो संघनित हो जा रहा है। संघनित होके क्या हो रहा है? बादल का निर्माण हो रहा है। जल की बूंदें बादल बना रही हैं, बादल का निर्माण हो रहा है। बादल बन रहे हैं, बादल से फिर क्या हो रहा है? बादल बरस जा रहे हैं पृथ्वी पे, वर्षा हो जा रही है, वर्षण। और फिर ये जल नीचे आ जा रहा है, फिर जल बन जा रहा है। तो जल जो यहाँ पे किसी भी जलाशय, जल स्रोत, पृथ्वी पे जल, हमने पृथ्वी के जब भाग पढ़े थे तो हमने स्थल जल, महाद्वीप, महासागर पढ़े थे। तो वहीं पे जो महाद्वीप के अंदर भी कुछ तालाब, ताल तलैया वगैरह होते, नदियाँ होती, वहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है। समुद्रों से, महासागरों से वाष्पीकरण हो रहा है। तो जल आप वापस आके फिर वहीं पे आ जा रहा है। तो ये क्या हो गया? एक सर्कल में पूरी चीजें चली। इसी को क्या कहते हैं? जल चक्र। इसी को जल चक्र कहते हैं। तो ये जल चक्र था। अब हम बात करें जो अलवण जल यानी कि पीने योग्य जल है, वो हमें कहाँ से मिलता है? क्योंकि जो महासागरों में है वो तो नमकीन यानी कि खारा पानी है, लवण युक्त जल है, तो पीने योग्य नहीं है। जो समुद्रों का जल है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिससे जो खाने का नमक होता है, खाने का नमक बनता है उससे, तो खारा जल होता है समुद्र का, तो उसको पीने में प्रयोग नहीं करते। तो पीने वाला जल यानी कि अलवण जल कहाँ से प्राप्त होता है? ये नदी, ताल, झरने और जो हिमनद है, हिमनद, और जो भूमिगत जल है, हिमनद, यहाँ से प्राप्त हो रहा है पीने वाला जल। अब हम बात कर लेते हैं जल के वितरण की, कि कहाँ पे कितना जल है। जल का वितरण, जल तो जो इसमें दे रखा है उसमें जो 97.3% जो जल है ये महासागरों में है, यानी कि लवण युक्त जल है। तो महासागरों में 97.3% जल है। बाकी जो है
2.77% जल है। ये जो हिम नदियों के रूप में, बर्फ छत्रक के रूप में जमा हुआ है। भूमिगत जल है, जो पृथ्वी के अंदर जो जल पाया जा रहा है, और जो झीलों का जल है, और समुद्र, स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें जो हैं उनका, वायुमंडल में जो उपस्थित जल है, नदियाँ जो हैं, इन सब का जल इसी में आ जाता है। तो इनका अलग अलग परसेंटेज मात्रा दे रखी है। तो इसमें एक क्रियाकलाप के माध्यम से जो पीने योग्य जल है, अलवण जल है, उसको समझाने की कोशिश की गई है कि आप 2 लीटर पानी लीजिए, 2 लीटर पानी में से आप 12 चम्मच पानी, जो टेबल स्पून होती है उसको 12 चम्मच पानी निकाल लीजिए, तो बाकी जितना पानी है बचेगा वो सारा खारा पानी है, मतलब पीने योग्य नहीं है। और जो 12 चम्मच पानी है वो पीने योग्य अलवण जल है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मात्रा में पानी हमारे लिए हमारे पास उपलब्ध है, और पानी जीवन के लिए कितना ज़रूरी है ये तो सभी को पता है। अब हम बात कर लेते हैं महासागरीय परिसंचरण की। महासागरीय परिसंचरण क्या होता है? जो महासागरीय परिसंचरण, जो महासागरों का जल होता है, महासागरों का जल हमेशा गतिमान होता है, मतलब वो स्थिर नहीं होता है, कभी शांत नहीं होता है। और इसमें जो गतियां होती हैं वो, उनको हम कह सकते हैं तरंगे उठती हैं, है ना। ज्वार भाटा, जिसको हम ज्वार भाटा बोलते हैं, ये भी क्या है? महासागरों की गति है। धाराएं, ये भी महासागरों की गति है। अब बात करें तरंगों की। तो तरंगे क्या होती हैं? जब महासागरों की सतह पे जो जल है वो लगातार उठता और गिरता रहता है, यानी कि ऐसे उठता गिरता हुआ चलता है, तो उसको तरंगे कहते हैं। तरंगे, ये तरंगे घटती बढ़ती रहती हैं। समुद्र किनारे अगर इनको देखें तो देखने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन यही तरंगे जब तेज गति से चलने लगती हैं, तेज गति से तूफान वाली स्थिति, विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो इनके कारण बहुत ज़्यादा विनाश होता है। ये तरंगे उत्पन्न क्यों होती हैं? ये जो भूकंप, पृथ्वी के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, भूस्खलन, इनसे महासागर का जो जल है विस्थापित हो जाता है अधिक मात्रा में, और फिर जो तरंगे उठती हैं वो बहुत ही ऊंची होती हैं, जैसे 15 मीटर तक की ऊंची विशाल तरंगे, जिनको सुनामी कहते हैं। सुनामी जो है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। क्योंकि जब सुनामी आता है तो जो पोताश्रय होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको पोताश्रय तरंगे सुनामी कहते हैं। जब ये तरंगे जब समुद्र की सतह पे पवनें बहती हैं, हवाएं चलती हैं, तब ये तरंगे उत्पन्न होती। हवा के साथ पानी उठता है गिरता है, और जितनी तेज हवा होगी उतनी तेज तरंगे होंगी उतनी। और अब तक का जो सबसे विशाल सुनामी रहा है उसको 150 मीटर तक मापा गया है। और ये जो तरंगे हैं ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। और जो 2004 में जो सुनामी आया था, इसने भारत के तटीय क्षेत्रों में बहुत विनाश किया था, और इस सुनामी से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु, वो डूब गया था। तो यहाँ पे एक सुनामी, पृथ्वी का तांडव,
26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों के कारण जो विनाश हुआ था उसकी केस स्टडी दे रखी है, उसका पूरा वर्णन दे रखा है। तो ये आप लोग इसको यहीं से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं महासागर की अगली गति की, जिसको कहते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, तो जो महासागरों का जल है वो उसका उठना और उसका गिरना, ये ज्वार भाटा कहलाता है। जब जल अपनी सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर किसी बड़े तट के हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। मतलब ऊपर उठ के जाता है, किसी बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको ज्वार कहते हैं। और जब फिर अपने तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। वापस लौट जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। और जो ये ज्वार भाटा है, ये सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण पृथ्वी की सतह पे ज्वार भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल है, यहाँ पे कुछ स्थितियां दे रखी हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से वो अभिकर्षित होता है और जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है ये वाली, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के पास है, तो इस भी स्थिति में चंद्रमा के पास ये सूरज है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तब उच्च ज्वार आते हैं। और ये पूर्णिमा और अमावस्या दो स्थितियों में ऐसा होता है। तो ये पूर्णिमा वाली स्थिति और ये अमावस्या वाली स्थिति, ये दोनों ही स्थितियों में उच्च ज्वार आते हैं। जो ज्वार है वो उच्च आते हैं। और ये स्थिति जब तीनों सीध पे हैं तो पूर्णिमा को बनती है और अमावस्या को बनती है। जब तो तीनों एक सीध में आते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तब उच्च ज्वार आते हैं। लेकिन ये स्थिति, ये वाली स्थिति, जब चंद्रमा जो है अपने अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो विपरीत दिशाओं में लगता है। जो विपरीत दिशाओं में जो इसका जल है, पृथ्वी के महासागरीय जल उस पर पड़ता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, निम्न ज्वार आते हैं, ज्वार निम्न होते हैं। अब बात करें जो वृहत ज्वार है, उच्च ज्वार, जो उच्च ज्वार है इनका महत्व क्या है। उच्च ज्वार का महत्व, तो जो उच्च ज्वार होते हैं ये नौ संचालन में सहायक होते हैं, क्योंकि ये जल के स्तर को उसके तट तक ले जाते हैं, तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। तो इसमें होता क्या, जो जहाज हैं, बड़े बड़े जहाज, उनको बंदरगाह तक पहुंचने में मदद मिलती है, पहुंचने में सहायक होते हैं। तो ये नौ संचालन में सहायक होते हैं। और जो उच्च ज्वार है ये मछली पकड़ने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। इससे जो मछलियां हैं, जो उच्च ज्वार आते हैं तो मछलियां भी उसके साथ तट पे आ जाती हैं। तो जो मछुआरे हैं उनको आसानी से पकड़ सकते हैं, उनको अंदर नहीं आना पड़ता समुद्र के, तो उसमें भी हेल्प होती है। और ज्वार भाटे का उपयोग, यानी कि उसका उतरना और चढ़ना, उसका उपयोग विद्युत उत्पादन, बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये थी ज्वार भाटा। अब हम देख लेते हैं महासागर की एक और अन्य गति, जिसमें हमने देखा था धाराएं। तो महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। महासागरीय धाराओं को देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से लगातार बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं जो समुद्र की सतह पे लगातार बहती हैं। जो महासागरीय धाराएं हैं वो कैसी हो सकती हैं, दो टाइप की, गर्म और ठंडी। गर्म और ठंडी हो सकती है। तो जो ये गर्म महासागरीय धाराएं हैं
ये जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखा में उत्पन्न होती है और उनका प्रवाह किधर होता है, ध्रुवों की ओर होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर जाती हैं जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं, और जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं ये ध्रुवों से यानी कि उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर यानी कि ध्रुवों से इधर उष्णकटिबंध की ओर, शीत कटिबंध से उष्णकटिबंध की ओर आती हैं। इसमें जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं हैं वो शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम वाली है जल धाराएं वो गर्म धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं। और जो ये महासागरीय धाराएं हैं ये किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो गर्म धाराओं से क्या होता है, जो स्थल की सतह, जब गर्म धाराएं आएंगी तो स्थल की सतह का तापमान गर्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जहाँ पे ये गर्म धाराएं और जो ये ठंडी धाराएं मिलती हैं वो क्षेत्र मत्स्यन यानी कि मछलियों के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिल रही हैं तो तापमान बराबर बना हुआ है, तो वहाँ पे वो मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। ये वाला जो क्षेत्र है जापान के आसपास, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट और जापान के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ये मत्स्यन क्षेत्र पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं। इसके साथ ही जहाँ पे ये गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पे कुहरे का मौसम बन जाता है, मौसम कुहरे वाला हो जाता है, तो वहाँ पे फिर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, नौका का संचालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुहरा हो जाता है, तो उसमें रास्ता ढूंढने में कठिनाई महसूस होती है। तो इसी के साथ हमारा जो ये 7th क्लास की NCERT का चैप्टर 5 है जल, यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।